Is there any possibility that India will be more or less self-sufficient in food in the course of time? Psych! That's the wrong number! दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा. We will remember milestones. Not every summit is lucky enough to have milestones like these, but New Delhi was. And that moment came very early in the day today. The G20 leaders took their seats inside the summit hall. Prime Minister Modi gave his opening remarks. He invited the African Union's president to join the round table. G20 summit has agreed on a joint declaration, including a statement on the Russian attack on Ukraine. भारत एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश. भारत एक ऐसा देश जहाँ की बहुत सारी आबादी तो गरीब है और उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है. ऐसी ही धारणा थी वेस्टर्न मीडिया की हमारे बारे में, और आज भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह अपने आप को स्थापित कर चुका है. जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अनमोल, और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप इकोनॉमिकली G20 के बारे में. आज हम जानेंगे कि G20 क्या होता है, G20 का इतना बज़ क्यों है, उसके कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएशन के बारे में जानेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे. उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर G20 के आयोजन में इंडिया ने इतने पैसे खर्च किए, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही, तो इससे पाया क्या, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ये इवेंट सक्सेसफुली होस्ट करना इंडिया को जियोपॉलिटिकली कैसे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करता है. और लास्ट में समझेंगे कि हमारे जैसे और आपके जैसे आम आदमी के लिए ये इतना बड़ा इवेंट G20 से हमें क्या मिला, हमें क्या मिलता है इन सारे इवेंट से. तो आइए सबसे पहले जानते हैं G20 के बारे में. G20 एक्चुअली में विश्व के 20 सबसे बड़े ग्लोबल इकोनॉमीज के बारे में है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है और जो ये बैठकर ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक जो भी एजेंडा है, चाहे वो रिसेशन के बारे में हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में हो या फिर चेंजेस इन IMF के बारे में, जितना भी इकोनॉमिक टाइमलाइन का एजेंडा होता है वो ये 20 कंट्री बैठ करके डिसाइड करें. बट अभी तो न्यूज़ आई है कि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है, तो अब उनका भी एक वॉइस इस पूरे ग्रुप में रहेगा और इसमें लिए गए डिसीजंस इकोनॉमिक पॉलिसी को वर्ल्ड में चलाने में मदद करते हैं. मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसमें लिए गए डिसीजन से बहुत प्रभावित होता है. उदाहरण के लिए जितने चेंजेस IMF में किए गए और भी जो चीज़ें की गई, वो भी G20 की ही एक देन थी. इसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे. अब बात करते हैं कि G20 आखिर काम कैसे करता है. G20 काम करने के लिए उसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसे डिज़ाइन किया गया. एक्चुअली G20 ना मोटा मोटी 4 तरह के पॉइंट्स पे काम करता है. एक तो ग्लोबल आर्किटेक्चर देखता है, ग्लोबल गवर्नेंस देखता है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स देखता है और इकोनॉमिक अफेयर्स देखता है. और G20 का इतना बोलबाला इसलिए है कि G20 की जो 20 कंट्रीज़ जो इसमें हैं, उसमें से एक तो यूरोपियन यूनियन है जिसके खुद के 27 कंट्रीज़ हैं, प्लस गेस्ट नेशंस को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, प्लस ये कंट्रीज़ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, OECD और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को भी बैठ करके ये तय करते हैं कि कैसे आने वाली चीज़ों को और आने वाले डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को देखा जाए. चाहे वो कोविड के समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, चाहे वो रिसेशन के समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, या उससे पहले भी कई सारे जगह पर जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आई और G20 ने एक अच्छा निर्णय लेकर के उसको टैकल किया. तो इस तरीके से G20 का एक स्ट्रक्चरल मॉडल है. इसके अलावा अगर हम इसके एक और टाइमलाइन पे जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें ना एक शेरपा बनाए जाते हैं. वो शेरपा का काम ये होता है कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे कमिटीज़ के बीच में जो कि इस पूरे के पूरे इवेंट को चला रही हैं. जैसे फाइनेंशियल कमेटी है, या फिर बिजनेस और ट्रैवल कमेटी है, या फिर मॉडल जो एंटी करप्शन मॉडल कमेटी है. इन सारे कमिटीज़ को शेरपा चलाते हैं. शेरपा उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको उनके बीच में एक कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म बनाया जाता है. इस बार के जो भारत के शेरपा थे वो थे अमिताभ कांत, नीति आयोग के एक्स चेयरमैन. और इसी तरीके से हर प्रेसिडेंट या हर लीडर अपना अपना एक शेरपा बनाता है जो कि एक कोऑर्डिनेशन मॉड्यूल में काम करते हैं टू अग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स, जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं. क्योंकि हर कंट्री का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो उसको सेव करना चाहता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है इसका. इसके बाद अगर आपको समझना है
तो आप इस बात को समझिए कि बहुत सारा बज़ क्रिएट किया गया है G20 को लेकर के। आपको देखा होगा कि G20 हो रहा है, G20 हो रहा है, इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट किया गया मीडिया में, हर जगह। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक इवेंटफुल सिनेरियो था। दिल्ली बंद हो गई और पूरा मीडिया, ग्लोबल मीडिया G20 को कवर कर रहा है। बट ये G20 क्यों इतना बज़ G20 का कवर किया जा रहा है और क्यों इतनी बात हो रही है G20? तो अगर आपको इस बारे में समझना है तो आपको ना इसकी ग्लोबल कवरेज के बारे में और इम्पैक्ट के बारे में जानना होगा। ग्लोबल कवरेज और इम्पैक्ट जो G20 का आज के डेट में प्रेजेंट इम्पैक्ट यानी टिल 2023, वो आपको इस बात से समझ में आएगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल GDP का 85% बनाती हैं, ग्लोबल ट्रेड का 75% बनाती हैं, पॉपुलेशन का 2/3 बनाती हैं। और अगर हम 20 कंट्रीज़ को सिर्फ देखें और यूरोपियन यूनियन को स्प्लिट कर दे तो 46 कंट्रीज़ इन टोटल टिल 2023 इसमें हैं। तो ये बहुत बड़ा बात होता है कि इतने लोगों को साथ में एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करना। इसीलिए ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। इसके बाद आपको एक और न्यूज़ मिली है कि जैसे कि अभी अफ्रीकन यूनियन भी आ गया। तो अफ्रीकन यूनियन के आने से G20 को एक गजब का एक्सपेंशन मिला है। अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे तो जो 46 कंट्रीज़ थी वो अब 100 कंट्रीज़ हो गई और ग्लोबल GDP, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल पॉपुलेशन सब में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। ग्लोबल GDP 87% हो गई है, ट्रेड 78% हो गया है, पॉपुलेशन 2/3 यानी 66% से सीधा 81% हो गई है। तो इस ग्रुप की जो पावर है और जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई अफ्रीकन यूनियन के बाद से। और आने वाले टाइम में ये आपको देखने को भी मिलेगा कि इस ग्रुप में लिए गए डिसीजंस वर्ल्ड के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कल्चर को न सिर्फ ड्राइव करेंगे बट बनाएंगे भी। बट अभी एक चीज़ और समझना चाहूँगा, ये जो G20 है इसका आखिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों बनाया गया ये? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है G20 है, G20 बना हुआ है, बट इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर इस बात को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे G20 को बनाने का मकसद क्या था। दरअसल बात यह है कि पहले ना G7 हुआ करता था, वर्ल्ड के 7 बड़े या G8 जिसको कहें हुआ करता था। 7 या 8 बड़े देश जिनकी इकनॉमी बहुत स्ट्रांग थी वो आपस में बैठ करके वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर अपना एक एजेंडा तय करते थे, अपने वैल्यूज़ को सेफगार्ड करते थे और उसके थ्रू वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ड्राइव करते थे। बट हुआ क्या कि 1991 से 1996 में जो अदर इमर्जिंग कंट्रीज़ थी जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोला जाता था, जैसे इंडिया, बांग्लादेश और भी कंट्रीज़, आप अगर जाओगे इसमें तो आपको इंडोनेशिया मिलेगा, बाकी सारे कंट्रीज़ मिलेंगे। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ 1991 से 2006 के बीच में इनका ग्लोबल GDP में जो परसेंटेज था वो 1991 में था 40%, वो 62% हो गया 2006 तक। उसके बाद फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल रिजर्व थे उसमें इन सारे कंट्रीज़ का जो परसेंटेज है वो बढ़ करके 43% हो गया 2006 तक। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब आप ऐसे समझो एक घर है और एक समाज है, समाज में 10 बड़े रसूखदार और फाइनेंशियली कैपेबल लोग हैं। अब अचानक से क्या होता है कि उस समाज का जो घर गरीब माना जाता था वो भी अब बहुत ज़्यादा कैपेबल हो रहा है। तो जब जैसे समाज में उनको जगह मिलती है, उनको बैठने का एक जगह दिया जाता है, वैसे ही G20 में G7 देशों ने ये तय किया कि G20 बनाते हैं और उन लोगों को भी इन्वाइट करते हैं जो और इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो रहे हैं और उनसे भी पूछते हैं कि क्राइसिस जैसे सिचुएशन में कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए G20 का बनना शुरू हुआ, एक आइडिया आया। फिर आ जाता है 1999 में क्या होता है, एशियन ना क्राइसिस हो जाता है। 1999, 1997 या 1998, ये जो उल्टा टाइमलाइन मैं बता रहा हूँ, इन सब दौर में एक एशियन क्राइसिस हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट के कगार पे आ जाती हैं, बहुत सारे पैकेजेस IMF को रिलीज़ करने पड़ते हैं। जैसे कोरिया को $5.7 बिलियन का पैकेज देना पड़ता है, उसके बाद $40 बिलियन का पैकेज जो है वो इंडोनेशिया को देना पड़ता है। ऐसे करके बहुत सारे पैकेजेस देने पड़ते हैं। इस एशियन क्राइसिस की वजह से IMF का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हैम्पर होता है। तो इसके बाद से ही G20 बनाने की बात शुरू हो जाती है कि G20 बनाएंगे और उससे फिर जो है इसको बूस्ट मिलेगा, इसको हेल्प करने में मदद मिलेगी। बट वो कुछ स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। फिर आ जाता है 2008, द ग्रेट रिसेशन ऑफ लेमन ब्रदर्स। US का रिसेशन आता है। US के रिसेशन के बाद एकदम ग्लोबल इकोनॉमी की कमर टूट जाती है। ग्लोबल इकोनॉमी की कमर टूटने के बाद ये बात अब तय हो जाती है कि भाई G7 देश अकेले क्राइसिस से नहीं निकल सकते हैं और इसको G20 की तरह का एक ग्रुप बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कंट्रीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं जिन कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। अगर G7 देश हैं और G7 देश कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने एक फंड बनाते हैं और ग्लोबल क्राइसिस से निकलने के लिए, तो G20 अगर बनेगा तो G20 में भी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करेंगी और उससे एक पैसा आएगा। मनी हैज़ मोर पावर टू सॉल्व। सो इस आइडिया के ऊपर फिर काम होता है। फिर 2008 में G20 का फाइनली जो है वो
गठन किया जाता है। 2008 में गठन के बाद आपको ये पता चलेगा कि आज की डेट में जो G20 कंट्रीज़ हैं उनका IMF में कंट्रीब्यूशन 71% टोटल फंड में। जो एक सिस्टम होता है IMF में, कोटाज होते हैं, तो उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, जबकि G7 देश का मात्र 47% है। तो आपको पावर दिख रहा होगा G20 और G7 का। अगर आप एक कंपैरेटिव व्यू में G20 और G7 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि G20 का कवरेज एरिया G7 से बहुत ज़्यादा है। G20 आज के डेट में वर्ल्ड की 66% से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करता है, जबकि G7 लेस देन 10% को करता है। ट्रेड और GDP के बारे में हमने पहले ही बात किया है, तो इसीलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में G20 G7 से बहुत ही इम्पैक्टफुल और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। वहीं अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में जाएं, जो हिस्ट्री में आज तक इसने क्या क्या किया है, तो आपको ये पता चलेगा कि 2008 में ये बना। पहली बैठक इसकी होती है यूएस में बैठक होने के बाद आज 2023 तक इसकी कई सारी बैठक हुई हैं और उसमें इसने बहुत सारे प्रोमिनेंट डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि वोटिंग राइट और फाइनेंशियल स्टेक में रिफॉर्म IMF के अंदर। उसके बाद टेररिज्म के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने और जो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए फंडिंग के ऊपर, उसमें बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि एक एजेंडा है पूरे विश्व का, उसके ऊपर एक बहुत ही कॉन्क्रीट डिसीजन लिया। उसके बाद फिर कोविड के टाइम पे G20 ने एक फंड बनाया था, DSSI फंड। वो रिलीफ फंड $5 बिलियन का हेल्प करता है टू 45 कंट्रीज, ताकि वो अपने इकोनॉमिक हालात को अच्छे तरीके से संभाल पाएं। उसके बाद फिर ग्लोबल हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स G20 की वजह से प्लेस में आए, जहां पर देश आपस में बैठ करके डिसाइड कर पाए कि हमें आगे कैसे ले जाए, वर्ल्ड को आगे कैसे ले जाना है। इसके बाद इंडिया की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसमें ये सवाल उठ करके बहुत ही प्रॉमिनेंटली आया कि इंडिया ने इतने पैसे खर्च क्यों कर दिए, इंडिया ने बहुत पैसे खर्च कर दिए G20 के ऑर्गेनाइजेशन में। देखो भाई, ऐसा नहीं है। G20 का अगर कंपैरिजन चार्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने $480 मिलियन खर्च किया है लमसम, जबकि अर्जेंटीना ने $500 मिलियन खर्च किया था और जापान ने तो $700 मिलियन खर्च किया था। वहीं इंडिया ने इन सारे खर्चों पे बहुत कुछ पाया है। क्या क्या पाया, ये सवाल बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद इंडिया को मिला क्या। तो अगर इंडिया को मिला क्या ये जानना है तो G20 के ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट को जानना पड़ेगा। G20 के डायरेक्ट बेनिफिट को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि G20 के डायरेक्ट बेनिफिट लमसम 2 हो सकते हैं। एक, जो ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव हुआ, तो उसका आंसर है हाँ। G20 में अफ्रीकन यूनियन आ गया, ये एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। उसके बाद G20 का जो डिक्लेरेशन है अभी के माहौल में, जहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और रशिया और US दोनों G20 के पार्ट हैं, और सबको पता है कि US यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, यूक्रेन को, और रशिया के अगेंस्ट खड़ा है, तब भी एक 100% कंसेंसस बन पाना कि हम इन सारी चीज़ों पे एक साथ आगे बढ़ेंगे, वो था दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि साइन हुआ। इंडोनेशिया के टाइम पे साइन नहीं हुआ था, अभी से पहले वाली जो समिट हुई थी उसमें 100% कंसेंसस नहीं बन पाए थे। उसके बाद जब भी ऐसा कुछ इवेंट होता है तो राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होता है, और वही देखने को मिला। आज दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल है, उसके बहुत सारे रीज़न इतने खूबसूरत हैं कि आप दुबई भूल सकते हो उनके आगे, चाहे वो भारत मंडपम हो, चाहे वो फाउंटेन एरिया या फिर ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स हो, चाहे इवन मैं तो कहीं देख रहा था कि ग्लासेस जो होटल्स के हैं वो भी एकदम रिवैम्प किए गए हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस एक ग्लोबल इवेंट जब आप होस्ट करते हो तभी होता है। इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में देखा जाए तो इंडिया ने ना एक बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई, यूनिक स्ट्रैटेजी ऑफ एडवर्टीजमेंट। इंडिया ने G20 को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली इवेंट नहीं बनाया, इंडिया ने G20 को ग्लोबल इवेंट बनाया और कंट्री वाइड इवेंट बनाया। G20 को कंट्री वाइड इवेंट कैसे बनाया? इंडिया ने 30 से ज़्यादा सिटीज़ को सिलेक्ट किया और भारत में उन G20 के अलग अलग इवेंट्स को होस्ट किया गया। इससे क्या हुआ? इससे उन सिटीज़ के डाइवर्स कल्चर, उनके ऑफरिंग्स के बारे में वर्ल्ड को पता चला, और कुछ बहुत ही स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल पॉइंट्स थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर G20 की मीटिंग होना मतलब वर्ल्ड ऑर्डर में ये एक मैसेज जाना कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया कितना ज़्यादा केपेबल हो चुका है इन सारी चीज़ों को लेकर के। वो जम्मू एंड कश्मीर जो वर्ल्ड का एक टेंशन हुआ करता था, हालांकि होना नहीं चाहिए था, वो इंडिया की बात थी, लेकिन वर्ल्ड में इसके बारे में बात होती थी। पाकिस्तान हमेशा UN में ये बात करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, कभी कुछ प्रोपेगेंडा कभी कुछ प्रोपेगेंडा। वर्ल्ड के 20 सबसे बड़े देश आकर के देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर खुशहाल है और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है आर्टिकल 370 के हटने के बाद से, तो इससे एक सेटिस्फैक्शन जाता है वर्ल्ड को। उसके अलावा जो टूरिज़्म है वो भी अट्रैक्ट होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ के हालात अच्छे हैं तो आप आइएगा। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, और पिछले 1 साल में कश्मीर ने बहुत लंबे समय के बाद 20,000 से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट गए घूमने के लिए, और इससे कश्मीर की इकनॉमी बहुत ग्रो हुई
और आगे आने वाले टाइम में इसके और ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद जो इंडिया एक और चीज़ आती है इनडायरेक्ट बेनिफिट की, वो है बायलैटरल टॉक्स। बायलैटरल टॉक्स में अगर आप देखो तो सिर्फ अगर मैं यूएस का एग्जांपल लूँ, सारे तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, यूएस एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल था। तो आप देखो G20 की वजह से बाइडन और मोदी की मुलाकात होती है और बाइडन और पीएम मोदी इस बात पर डिसाइड कर पाते हैं, यानी कि भारत और यूएस इस बात पर डिसाइड कर पाते हैं कि यूएस की एक कंपनी माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी INC भारत में तकरीबन $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी अंडर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। उसके अलावा बहुत सारे IITs के MOUs साइन किए जाते हैं फॉर एजुकेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। उसके अलावा इंडिया 6G टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ते हुए भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट G अलायंस को ओपन करता है, उनके ऊपर MOU साइन करता है। ये सब चीज़ें आखिर बेनिफिट किसको करेंगे? कॉमन आदमी को। आज हम डेटा की स्पीड अगर 1 Gbps यूज़ कर रहे हैं तो कल 5 Gbps यूज़ करेंगे और उससे हमें इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में बहुत फ़ायदा होगा, मिलिट्री को फ़ायदा होगा, मिलिट्री को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ी तरीके से मिल पाएगी। बहुत सारी और एस्पेक्ट हैं जिसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई? G20 के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुई और G20 को होस्ट करने के बेनिफिट्स हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस वाले पॉइंट के लास्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया ने ना 9 गेस्ट नेशंस को बुलाया। ये भी एक यूनिक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना किसी भी देश को कि आप आइए और अपनी बात रखिए और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये उस कंट्री से इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे करेगा और वर्ल्ड में अगर इंडिया का रिलेशन हर एक कंट्री से अच्छा होता है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। पिछले दिनों जो उदाहरण मिला था, मोदी जी फ़ोन कर दिए थे और रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो गई थी, ये इन्हीं तरह के एक इवेंट्स और इन्हीं तरह के रिलेशनशिप का एक उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें इन लेवल पे एस्केलेट होकर के ऐसे आती हैं कॉमन मैन के लिए कि जो लोग फंसे थे वहाँ, वो वहाँ से निकल इसलिए पाए क्योंकि भारत के रिलेशन दोनों कंट्रीज से बहुत अच्छे थे। ये होता है टैक्टिकल और जियोपॉलिटिकली अपने आप को इस्टेब्लिश करना। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा 3 होगा। इंडिया का एजेंडा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में इंडिया को एक स्टेज मिलेगा, इंडिया एक लीडर की तरह उभरेगा। शी जिनपिंग नहीं आए बावजूद इसके G20 समिट इतना सक्सेसफुल रहा, इससे चाइना को थोड़ा सेटबैक मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इंडिया की इमेज वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देखी जाएगी। इसके बाद अफ्रीकन यूनियन हमेशा इस बात को याद रखेगा कि वो इंडिया की प्रेसिडेंसी में G20 का मेंबर बना था। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका के अंदर भी इंडिया की पैच बढ़ेगी और अफ्रीका, माइंड यू, अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। आने वाले 20 से 25 साल के बाद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अफ्रीका में जो कि इंडिया को जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको ये बताता हूँ कि हम और आप जैसे एक कॉमन आदमी को क्या मिला। हम और आप जैसे एक कॉमन आदमी को ये चीज़ें एस्केलेट होकर के मिलेंगी। इसके इम्पैक्ट आने वाले 1, 2, 3 सालों में दिखेंगे। वो स्टूडेंट जो आज IIT में पढ़ रहा होगा, उन्हीं में से कुछ कल US जाएंगे क्योंकि एक MOU साइन हुआ है। वो लोग जो आज बेरोजगार बैठे होंगे, उन्हीं में से कुछ को रोजगार मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई है $400 मिलियन की माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो रोजगार भी भारत में ही मिलेगा। और G20 ने जैसे हेल्प किया था कोविड के टाइम पे 45 कंट्रीज़ को, तो उनके जो देशवासी थे उनको खाना, रोटी और बाकी सारी चीज़ें ये मिली सिर्फ और सिर्फ G20 की वजह से। तो ये है कॉमन मैन और G20 का रिलेशन, जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि G20 का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये वीडियो में बहुत सी और चीज़ें कवर की जा सकती थी, अब चूँकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो आप अगर चाहेंगे तो मैं एक दूसरी वीडियो, एक्सटेंडेड वीडियो इसकी ला सकता हूँ। इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा प्रयास जारी रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आ रही है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब हम आएँ आपको इत्तला हो जाए। आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त अनमोल। जय हिंद।